जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य की इस विशेष सीरीज में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के सभी भाषण। और इसी क्रम में हम आज उनका 5वां भाषण कवर करेंगे, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपलिफ्टमेंट की है, खुद को ऊपर उठाने की है, दूसरे को नीचे गिराने की नहीं है। वो बताते हैं कि राजनीतिक सुधार या राजनीतिक क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरी है सामाजिक क्रांति और सामाजिक सुधार, जिसमें वो गांधी जी के ऊपर कुछ कटाक्ष करते हैं और कुछ कटाक्ष करते हैं बहुजन समाज के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। अगर आप आर्थिक सहायता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि हमारे फर्दर प्लान्स जो हैं हम जल्दी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मनुष्यता घनघोर संग्राम से ही प्राप्त होगी। बहिष्कृत हितकानी सभा की ओर से जिले जिले में सभा आयोजित करने के कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निश्चित किए थे। जिला बेलागांव में निपानी नामक एक गांव में मुंबई क्षेत्र प्रदेश बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 10-11 अप्रैल 1925 को आयोजित किया गया था। दिनांक 11 अप्रैल शनिवार 1925 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने परिषद को अपने ओजपूर्ण भाषण द्वारा संबोधित किया था। अपने संबोधन में बाबा साहब ने कहा, इस देश में आजकल जो कुछ उथल पुथल मची हुई है उनमें हमारे लिए अत्यंत महत्व की बात यह वायकोम का सत्याग्रह है। इसलिए वायकोम के सत्याग्रह से जो विचार मेरे मन में उपजे हैं उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 11 अप्रैल 1925 के भाषण में बाबा साहब बहुत ही जरूरी बात बोलते हैं, बहुत ही जरूरी मैसेज देते हैं, जिसके ऊपर आज की डेट में कोई भी राजनेता ध्यान नहीं देता। बाबा साहब के बाद अगर किसी ने उस विषय के ऊपर ध्यान दिया तो वो थे साहब काशीराम जी। साहब काशीराम जी ने जब अपने मूवमेंट की शुरुआत की या बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, उस समय उन्होंने सबसे पहले सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात की, सामाजिक जो ढांचा है उसे बदलने की कोशिश की। और उसमें उनकी एक बहुत बड़ी जो पहल थी वो थी बहुजन एका। वो कभी भी सिर्फ दलितों की बात नहीं करते थे, सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करते थे, सिर्फ एसटी की बात नहीं करते थे, सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं करते थे, सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं करते थे। वो इन सबको एक मंच पर लेकर आने की कोशिश करते थे और उनके जीते जी ये काफी हद तक हो भी रहा था। उसके बाद ये कारवां, ये मूवमेंट, बाबा साहब क्यों सामाजिक क्रांति को राजनीतिक क्रांति से ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी वजह वो एनालिसिस ऑफ कास्ट में समझाते हैं और उसमें वो कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में जब सत्ता पहुंची उसके पीछे बुद्ध ने सामाजिक क्रांति की हुई थी। इस वजह से ये मुमकिन हो पाया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास सत्ता पहुंची। इसी तरह वो सिखों का उदाहरण देते हैं कि जब सिखों ने सत्ता अपने हाथ में ली उस समय भी, उससे पहले सिखों ने एक सामाजिक क्रांति की थी। और आप इसका आज के युग में भी, आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि जब साहब काशीराम जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो उससे पहले उन्होंने सामाजिक क्रांति की। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुजन लोगों की सत्ता बन पाई, बहुजन लोग सरकार बना पाए। वायकॉम में किस बात पर विवाद चल रहा है यह सभी को अच्छी तरह मालूम है। जिस रास्ते से सभी लोग तथा जानवर जा सकते हैं उसी रास्ते से हमें भी जाने देना चाहिए। इसका आग्रह वायकॉम के अछूत लोगों ने किया है। इस सत्याग्रह में जो कुछ हुआ उन बातों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। केवल ध्यान देने योग्य बात यह है कि सत्याग्रह वर्षों तक चलने के बाद भी अंत में असफल ही रहा। इस सत्याग्रह के संबंध में कुछ राजनीतिक नेताओं का दृष्टिकोण जरूर बदला है, यह सच है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पहले राजनीतिक परिवर्तन और फिर सामाजिक परिवर्तन या मीमांसा केवल मूर्खतापूर्ण सिद्ध हुई है। आज की डेट में भी जो लोग सोच रहे हैं कि राजनीति से वो समाज को बदल देंगे, मुमकिन नहीं है। नो डाउट कि राजनीति से सत्ता हाथ में आती है और सत्ता से शक्ति हाथ में आती है, लेकिन उस सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सामाजिक ढांचे को बदलना पड़ेगा और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मैं इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो सबसे आखिरी में दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्योंकि आज इतने दिनों से सिर्फ राजनीति करने के बाद यदि राजनीति के बीच कोई रुकावट है तो वह सामाजिक ही है। सामाजिक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसे कितना भी दूर रखने की कोशिश की जाए फिर भी वह उठ खड़ा होता है। जिस किसी कुशल राजनेता ने सामाजिक प्रश्न से दूर हटकर सिर्फ राजनीति की तथा दूसरों को ऐसा करने को कहा, उसे कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, सामाजिक प्रश्न छोड़ देने के कारण
उसके राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति का काम उसने और अधिक कठिन कर दिया। इसकी गवाही आज की परिस्थिति दे रही है। यदि उस राजनेता ने सामाजिक प्रश्न उसी समय हाथ में ले लिया होता तो आज चारों ओर तनाव, मनमुटाव और मतभेद दिखाई न देता। इस मनमुटाव और मतभेद को समाप्त करने के लिए इस देश में हो रहा सामाजिक अन्याय दूर करना महत्वपूर्ण है तथा उसे प्रत्येक भारतीय को अपना पवित्र कर्तव्य समझना चाहिए। ऐसा कहने वाला कूटनीतिज्ञ महात्मा गांधी के पहले कोई नहीं हुआ। उनके अनुसार सामाजिक तथा राजनीतिक बातें अलग अलग नहीं हैं, वे दोनों एक ही हैं और इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता तथा अछूतपन से छुटकारा पाए बगैर स्वराज प्राप्त करना संभव नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक तथा राजनीतिक बातें अलग अलग नहीं हैं, वे दोनों एक ही हैं और इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता तथा अछूतपन से छुटकारा पाए बगैर स्वराज प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसा वे हदम कहते हैं। इसे बारीकी से देखें तो कहना पड़ेगा कि कस्तूरबा गांधी और लक्ष्मी के बीच थोड़ा सौतेलापन है, क्योंकि वे जितना खादी के प्रसार पर तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हैं उतना अछूतपन दूर करने पर जोर नहीं देते हैं। यदि उन्होंने इस बारे में जोर दिया होता तो जिस तरह कांग्रेस में सूद के बगैर कोई राय वोट नहीं है, उसी तरह का आग्रह उन्होंने इस बारे में भी किया होता कि अछूतपन से छुटकारे के बगैर कांग्रेस में प्रवेश नहीं है। मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी ने जिस तरीके से ये एक नियम बना दिया है कि अगर आप खादी नहीं पहनेंगे तो फिर आपकी राय नहीं मानी जाएगी या आपकी राय नहीं सुनी जाएगी कांग्रेस के अंदर। अगर गांधी जी वाकई में अछूतपन का निवारण चाहते हैं तो उन्हें इसी तरह की शर्त कांग्रेस पार्टी में भी लगानी चाहिए थी कि जब तक अछूतपन का निवारण नहीं तब तक आप कांग्रेस के सदस्य नहीं बन सकते। उसी तरह का आग्रह उन्होंने इस बारे में भी किया होता कि अछूतपन से छुटकारे के बगैर कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा आग्रह वे कर सकते थे। जहां कोई भी करीब नहीं फटकता वहां भी महात्मा गांधी की सहानुभूति कुछ कम नहीं है। उनकी इस सहानुभूति के अनुसार वायकॉम के सत्याग्रह का हल निकलना चाहिए। इसीलिए वे खुद वायकॉम गए थे तथा उन्होंने वहां के ब्राह्मण लोगों के सामने सुलह के 3 सुझाव रखे थे। उन्होंने कहा, पहला, इस समस्या पर जनता की राय लेनी चाहिए। दूसरा, जिस किसी शास्त्र में अछूतपन के पक्ष में बताया गया है वह सही है या गलत, यह किसी विद्वान से जान लेना चाहिए। त्रावणकोर के दीवान को सरपंच बनाकर कुछ चुने हुए पंडितों के पंच की मध्यस्थता से इसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन खेद के साथ आश्चर्य होता है कि इन सहमति के तीनों मार्गों को ब्राह्मणों ने ठुकरा दिया था। उन्होंने अछूतों के प्रवेश की मनाही के निश्चय से अपने को डिगने नहीं दिया। इतना ही नहीं अछूतों के प्रति यह अन्याय है ऐसा कहने वाले कोई शास्त्र भी महात्मा जी के सामने नहीं रखे। ये जो लाइन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने कोई भी हिंदू शास्त्र पढ़ा नहीं है तथा उनमें क्या रहस्य छिपा हुआ है यह मुझे मालूम नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है कि उन शास्त्रों में ही अछूतपन का विधान किया गया है। व्यवहार में अछूतपन का पालन करना धर्म है, पर मुझे लग रहा है कि ये हमारे धर्म विद्वान सीना तानकर सरेआम इस बात का समर्थन करेंगे कि इसका सीधा सा अर्थ है कि एक तो हमारे पूरे शास्त्र जला देने चाहिए या शास्त्र पढ़कर अछूतपन के संबंध में जो कुछ लिखा है उसे गलत सिद्ध करना चाहिए। ये जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैंने कोई भी हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ा है, याद रखना ये 1925 में कह रहे हैं। इस चीज को समझ लेना, ये 1925 में कहा जा रहा है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आएगा स्टिंग चैनल जैसा, वो बोलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने कोई भी हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ा है, और फिर वो लग जाएगा उसके पीछे कि नहीं वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। एक ही राग लापेगा बस। ये चीज समझ लीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं। जिस दिन उनका निर्वाण हुआ उस रात भी उन्होंने किताब लिखी, किताब की एक भूमिका लिखी। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज जो होती है वो समय के हिसाब से इंसान सीखते जाता है। पेट से कुछ भी नहीं आता, समय के हिसाब से वो सीखता है। अब चूंकि होता क्या है कि आप लोग तो पढ़ते नहीं उठा के, आप लोग ये वीडियो भी पूरा नहीं देखते है ना। मैं कोई वीडियो अगर उस पर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक अगर डालूं तो उस पर 1000-2000 व्यू आ जाते हैं। अंबेडकर की स्पीच जो कि दिन रात आप जय भीम चिल्लाते हो, उन वीडियोस पे 200-300 व्यूज आते हैं। मुझे शर्म आती है अपने ऊपर ही शर्म आती है कि मैं कैसे लोगों के लिए काम कर रहा हूं, जो जय भीम तो लिखने में गुरेज नहीं करते
लेकिन उनकी स्पीचेस सुनने में गुरेज करते हैं। उनकी स्पीचेस सुनने में उन्हें कतई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो जय भीम का और ये जो अभी सामाजिक परिवर्तन जैसी हवा दिखाई दे रही है वो सिर्फ ऊपरी हवा है, लेकिन ये इसे बदला जा सकता है। तो पढ़ा करें। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत जगह उनकी बातें विरोधाभासी भी आपको लगेंगी, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि हम उन सिद्धांतों को गलत सिद्ध नहीं कर सके तो हमें अछूतपन को आदि से अंत तक भोगना पड़ेगा। ऐसा ही अगर हमारे धर्म विद्वानों का दूराग्रह होगा तो इन शास्त्रों का निपटारा दूसरी तरह से करना आवश्यक हो जाता है। इंग्लैंड में बर्कले नाम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। उसका एक ही काम था कि वह विविध तरह की तात्विक पहेलियों से लोगों को उलझा देता था तथा लोग उसकी पहेली से उलझन में पड़ जाते थे। इस तरह की पहेली से परेशान एक व्यक्ति डॉक्टर जॉनसन के पास उनकी मदद लेने गया तथा उसे बार्कले की पहेली के बारे में बताया। उसने उनसे पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की। कुछ समय पश्चात डॉक्टर जॉनसन ने पास ही पड़े एक पत्थर पर वह कागज रखकर ठोकर मारी और कहने लगा, यह देखो, इस तरह से मैं उसकी पहेली सुलझाता हूँ। यही बात इन नीच शास्त्रों पर लागू होती है। सच कहा जाए तो ये सभी शास्त्र जनता का अपमान करने वाले हैं। इन धर्म शास्त्रों को सरकार को पहले ही जब्त कर लेना चाहिए था। कम से कम उनका जाप करने वालों को सामाजिक प्रश्नों को हल करते समय उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें यह डर सताते रहता है। सभी को परस्पर बराबरी के संबंध रखने चाहिए, एक दूसरे की समय अनुसार मदद करनी चाहिए, जिससे समाज में प्रेम भाव पैदा हो सके। इसी तरह का हमें अपना आचरण रखना चाहिए। यही समाज रचना का आद्य उद्देश्य है, बुनियादी उद्देश्य है। जिस समय समाज के कुछ लोग शक्तिशाली होकर दूसरों पर जुल्म ढाने लगते हैं, उस समय समाज रचना का यह उद्देश्य सफल नहीं होता है। जब कभी ऐसा दिखाई दे तो उस समय बिना घबराए अपने सभी काम छोड़कर बहुत दृढ़ता के साथ सत्ता के नशे में चूर लोगों की चोटी पकड़कर जमीन पर पटकना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। क्या हम आज की डेट में कर पा रहे हैं? आप खुद सोचिएगा। और इसमें केवल ये नहीं है कि जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तथाकथित जो स्वर्ण लोग हैं वही अत्याचारी हैं। बहुजन तबके में भी बहुत सारे लोग अत्याचार करते हैं अपनी से नीची कास्ट के ऊपर, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि वो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो चमार और भंगी के बीच में नहीं बनती ना। क्यों नहीं बनती? इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और क्योंकि यार हम लोग युवा लोग हैं, है ना। हम जब तक इन पहेलियों को, इन जो फालतू के रिचुअल्स हैं, इनको फालतू की जो धारणाएं हैं, इनको खत्म नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करने वाला। अगर आज हम इन जातिवादी मुद्दों को खत्म करते हैं, पूरे समाज में नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम बहुजन तबके में तो खत्म कर ही सकते हैं। अगर ऐसा करने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं तो यकीन मानिए हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी विरासत छोड़कर जाएंगे। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा यह कहना नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह एक जैसी रखने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। जिस तरह छोटे वर और बड़ी वधू की जोड़ी तय करने पर लड़की के जवान होने पर लड़के की हिफाजत नहीं होनी चाहिए, इसी तरह तो लड़की का नमक छुड़ाओ ऐसा कहा जाता है। उसी तरह हम दरिद्र हैं इसलिए दूसरों का धन लूटकर उन्हें हमारी तरह दरिद्र बना दो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। ये चीज बाबा साहब के दिमाग में हमेशा से क्लियर थी कि उन्हें करना क्या है। उन्हें अपने लोगों को ऊपर उठाना है, ना कि जो ऊपर पहुंच चुके हैं उन लोगों को नीचे लेकर आना है। इस चीज को समझिए, क्योंकि जनरली होता क्या है ना, जो बहुजन तबके के जो तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग हैं वो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणवाद को कोसना ही अम्बेडकरवाद है। नहीं, अपने आप को अपलिफ्ट करना भी अम्बेडकरवाद है। जब तक आप खुद को ऊपर नहीं उठाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। दो लाइन है, बराबर खींची है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइन बड़ी करनी है तो दो तरीके हैं आपके पास। या तो ऊपर वाली जो लाइन है उसको मिटा दें तो आपकी लाइन अपने आप बड़ी हो जाएगी, यानी ऊपर वाली लाइन को छोटा कर दीजिए, आपकी लाइन अपने आप बड़ी हो जाएगी। या फिर अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए तो आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी। सेम वैसे ही अपने आप को लिफ्ट करिए, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि दूसरे को नीचे लेकर आइए। इस चीज को समझिएगा, तभी हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा बेहतरीन समाज बना पाएंगे। ये चीज बहुजन तबके पर भी लागू होती है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने दीजिए, टांग मत खींचिए। आप अपने समाज के जो लोग हैं ना, ये काम ज्यादा करते हैं लेग पुलिंग का। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको खींच दो नीचे, आगे ही नहीं बढ़ पाए। मत करिए ऐसा, सब लोग आगे बढ़िए। वो अगर आगे बढ़ जाएगा
तो हो सकता है वो आपको नहीं लेकिन किसी और को तो ऊपर लेके जाएगा, और हो सकता है वो इंसान आपको ऊपर लेके चला जाए। तो सबका सपोर्ट कीजिए और सबको आगे बढ़ने में मदद कीजिए और खुद भी आगे बढ़िए। हम अपने लिए मानव जाति को प्राप्त समानता का अधिकार मांग रहे हैं, परंतु उसे प्राप्त करने में शास्त्रों की ओर से रुकावट आ रही है। जहां जहां पर ये अधिकार छीन लिए गए थे वहां वहां पर बड़े संघर्ष हुए हैं और क्रांतियां हुई हैं। फ्रांस में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग का उत्पीड़न करने के कारण निम्न वर्ग के लोगों ने उनकी हत्या की थी। अमेरिका में निग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए 6 वर्ष तक अमेरिकन लोगों ने आपस में संघर्ष किया था। अमेरिका के संघर्ष की बहुत अच्छी बात यह है कि वहां के जो व्हाइट्स हैं वो भी वहां के ब्लैक्स के साथ खड़े होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस संघर्ष में अनेक लोग मारे गए, यह सच है, लेकिन जो लोग मारे गए उनका त्याग बेकार नहीं गया। उन्होंने जो लोग मरने से बच गए थे उनका जीवन सुखमय बना दिया था। इस तरह का कठिन संग्राम करने पर ही हमारी छीनी हुई मनुष्यता हमें वापस मिलेगी। मैंने अपने एक और वीडियो में कहा था कि खुद को जलाना पड़ेगा तब आप एक बेस तैयार कर पाओगे। बाबा साहब ने अपने आप को राख में मिला दिया तब जाके वो एक बेस तैयार कर पाए जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर जिंदगी जिए तो हमें आज खुद को जलाना पड़ेगा और उनके लिए बेस तैयार करना पड़ेगा। आज इस प्रश्न को छोड़ भी दिया जाए तो भी एक बात याद रखनी चाहिए कि इतना अन्याय, इतनी अवहेलना, इतनी जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर हो रही है, फिर भी हम पशु की तरह गूंगे बनकर बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। हमें उसमें कोई दुख नहीं मिलता है, कोई चिढ़ या बदले की भावना नहीं है, कोई चेतना नहीं है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। छोटी छोटी चींटियों पर भी अगर पैर पड़ जाए तो वह काटती है, लेकिन हम इतने बड़े प्राणी होते हुए भी हमें किसी ने लात मार दी तब भी हम बदला लेने की नहीं सोचते। लेकिन जब हम इन कारणों की पड़ताल करने का प्रयास करते हैं तो हमें इसके 2 मुख्य कारण दिखाई देते हैं। एक तो यह कि हमें चेतना और समझदारी नहीं है। चेतना और समझदारी नहीं है। 1925 में कह रहे हैं, आज क्या है आप देख लीजिए। क्या आज आई है? नहीं आई है। 97 ईयर हो गए। 97 सालों में भी क्या हमारे अंदर वो चेतना आई है? क्या वो समझदारी आई है? आप खुद समझ लीजिएगा। यह जिनके पास थी उन्होंने इस शक्ति के बल पर हम पर जुल्म ढाए। उन्होंने स्वयं ही उस तरह के विधान बनाकर उन विधानों के अनुसार हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है उस तरह की जबरदस्ती की गई। ऐसे अन्यायपूर्ण बंधन लागू किए। यह सब हम लोग अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने का फल भोग रहे हैं और हमने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। याद रखिएगा, जो लोग आज की डेट में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जिन्हें की अफर्मेटिव एक्शंस का लाभ मिला है, यानी कि रिजर्वेशन का लाभ मिला है और आज की डेट में वो काफी अच्छी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन वो चुप हैं। नौकरी करते समय सब चुप हो जाते हैं, मतलब मुंह से कुछ निकलता नहीं है, मुंह में दही जम जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। आपकी लग गई है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे की भी लग जाएगी, समझे? क्योंकि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो चुका है। उसके लिए आइए, लड़िए, सामाजिक लड़ाई लड़िए। हमारी मनुष्यता की दौलत औरों ने हड़प ली है। यदि उन्हें उसी समय दंडित किया होता तो आज हमारे लोगों में दिखाई दे रही चिंताजनक और नीच अवस्था हमें कभी प्राप्त नहीं हुई होती और इस स्वर्णिम भूमि में दाने दाने को मोहताज होकर बेशर्मी से दूसरों के सामने गिड़गिड़ा कर भीख मांगने की नौबत नहीं आई होती। परंतु अन्याय का प्रतिकार करने के लिए तैयार होने के अलावा हम पुरानी परंपरा को सीने से लगाकर सूखते जा रहे हैं। हम में कोई जान नहीं बची है, हम निस्तेज हो गए हैं। इसका कारण यह है कि अपने बच्चों के प्रति माँ बाप के कर्तव्य क्या हैं, इस ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अनावश्यक जिम्मेदारियां अपने सर पर लेकर तथा उसे अच्छी तरह न निभाने के कारण ये माँ बाप बच्चों के नाश का कारण बनते हैं। आपको अपने लड़के की शादी जरूर करनी चाहिए, यह अनावश्यक जिम्मेदारी में से एक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही बच्चों की शादी करें, बच्चे खुद भी तो कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो नहीं होता ना ऐसा, और वो लोग काफी तरक्की कर रहे हैं। शादी करके गृहस्थी तो चलती ही नहीं, पर बच्चे पैदा होने की परंपरा शुरू हो जाती है। 4-5 साल में 1-2 बच्चे खड़े हो जाते हैं। उनके बड़े होते ही उनके नए भाई उनकी पीठ पर सवार हो जाते हैं। पहले लड़के की शादी हो नहीं पाती, तभी दूसरे की आ जाती है। फिर लड़के की फिक्र। यह बात उच्च वर्ग में भी होती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम जितने हमारे लोगों को भोगने पड़ते हैं उतने उन्हें भोगने नहीं पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि जब वे लोग शादी करने का काम अपने सिर पर लेते हैं,
उसी के साथ वह स्वावलंबी तथा उसके ऊपर लादी गई सांसारिक जवाबदारी और आने वाली प्रजनन तथा पालन पोषण की जिम्मेदारी ठीक से निभा सके, इसकी शिक्षा वे उसे देते हैं। हमारे लोग लड़के की शादी करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। शादी भी वे कर्ज लेकर करते हैं। लड़का अनाड़ी होने के कारण तथा स्वतंत्र कमाई करने की ताकत उसमें नहीं होने के कारण पहले ही वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है तथा उसका सांसारिक जीवन का निर्वाह कर पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कर्ज की डॉक्टर अम्बेडकर बात कर रहे हैं और ये आज तक रिलेवेंट है। मतलब हर इंसान जो शादी कर रहा है वो कर्ज लेकर ही शादी करता है। मतलब शादी अगर किसी ने की है तो उसके यहाँ कर्ज होगा ही। बहुजन कमेटी में जो वेल एस्टेब्लिश नहीं है, कोई एक अच्छी कोई जॉब नहीं है या फिर कोई बिजनेस नहीं है, उनके यहाँ। लेकिन शादी में उन्हें दिखावा करना है। अच्छा, ये सिर्फ एक चीज के लिए होता है, सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोगों के सामने सेखी भगाने के लिए। हमने इतने की शादी कर दी, हमने उतने की शादी कर दी, फिर बाद में भले ही वो लड़का और लड़के के पिताश्री चुकाने में लगे हुए हैं पैसा, उसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे भाई। पैसे नहीं है, चुपचाप जाओ कोर्ट में और शादी करो। लड़की का भी पैसा बचेगा और लड़के का भी, दोनों ही के ही घर वाले पैसा खर्च करते हैं। ना दहेज लो ना कुछ करो। देख 10,000 रुपए खर्च होंगे, जाओ मस्त बढ़िया तरीके से कोर्ट में और शादी करो। उसके बाद अगर रिसेप्शन देना है तो दे दो और नहीं देना तो वो भी मत दो। क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैं तो अपने घर में यही चीज बोलता हूँ कि भैया मुझे करनी ही नहीं है शादी इस तरीके से। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए आप लोग कि इस तरह के दिखावे में मत पड़िए। ऐसा दिखावा कोई मतलब का नहीं है कि आप सालों साल तक कर्जा चुकाते रहो। इसी बीच बाल बच्चे हो जाने पर वह और दूसरे बोझ के तले दब जाता है। बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छी स्थिति में लाने लायक वह नहीं रहता। इधर उसकी सांसारिक जिम्मेदारी बढ़ते ही जाती है। हमारी आय बढ़नी चाहिए, इसके लिए हमारे अज्ञानी और अनाड़ी लड़कों को कहीं पर भी काम पर लगा देते हैं तथा उनकी कमाई पर घर संसार चलता है। शादी के चक्कर में बाप डूब जाता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की समझदारी नहीं आती है। विपरीत उसके वह अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी गत में ढकेल देता है। ये भाषण है, इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, वरना फिर ये वीडियो काफी लंबा हो जाता। इसलिए 2 पेज का और भाषण रह गया है, तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को, कुछ समझने को मिला होगा। क्या सीखा, क्या समझा, नीचे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट करने के पैसे नहीं लगते हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। आपके अकाउंट से 1 रुपया नहीं कटेगा। कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर तो जरूरी कर दीजिएगा। आपके अच्छे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी वीडियो है, शेयर तो कर ही दीजिएगा। अगर इस किताब को आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर। वहां पर जाइए और वहां से किताबें मंगवा लीजिए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।